देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम 10वीं कक्षा इकाई दूसरी पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, रचनाकार है सुनील शास्त्री। ये संस्मरण है। किसका संस्मरण? ये लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जो 1964 में बने, 9 जून 1964। तो प्रधानमंत्री जो बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका संस्मरण उनके बेटे सुनील शास्त्री ने लिखा। एक सामान्य परिवार से जन्मे हुए लाल बहादुर शास्त्री, ये इनका जन्म, उसकी जानकारी हम देखेंगे। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। 2 साल की आयु में ही लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी की मृत्यु हुई और उनकी माताजी राम दुलारी देवी, वो अपने बेटे को लेकर नाना जी के यहाँ गई और वहाँ उनका लालन पालन हुआ। अब उनकी शिक्षा भी वही चल रही थी। देखो, एक बार जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तब 1915 में महात्मा गांधी जी के भाषणों से प्रभावित होकर, देखो, वो स्वाधीनता के आंदोलन में कूद पड़े। ये उन्हें कहाँ से अमृत मिला? उनके जो टीचर थे वो सक्रिय स्वाधीनता में काम करते थे, इसलिए वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली और गांधी जी के भाषणों से प्रभावित होकर वो आंदोलन में कूद पड़े। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा आगे चलकर, लेकिन 1915 में जब पहली बार भाषणों से प्रभावित हो गए, तब वो कम आयु के होने के कारण उन्हें अंग्रेज सरकार ने छोड़ दिया और आगे चलकर कई बार स्वाधीनता संग्राम से वो पीछे नहीं हटे। 9 साल का कारावास उन्हें भुगतना पड़ा और आगे चलकर जब उन्होंने उनका काम देश के लिए अच्छा रहा, तो उनको, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू जी के सरकार में मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश से पहले मंत्री बने, फिर गृह मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। ऐसे अनेक पदों से वो विभूषित रहे। 1964 में उन्हें देश का सर्वोच्च खिताब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब किसान और जवान का मनोबल बढ़ाने के लिए जो रात दिन देश के लिए सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्होंने एक नारा दिया है ना, जय जवान जय किसान, ताकि वह अपने देश के लिए मर मिटते हैं। अपने देश के लिए किसान रात दिन काम करते हैं, अनाज के निर्माता है। वो सीधा सादा जीवन बिताने वाले ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली। अब आगे चलकर उनके जीवन का लक्ष्य था सीधा सादा जीवन, उच्च विचार, है ना। तो सुनील शास्त्री जी ने उनके जीवन का लेखा जोखा इस पाठ में किया है। हम सुनील शास्त्री जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1950। परिचय, जो सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहते हैं।
देखो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहते हैं। और जो उनकी प्रमुख कृतियां हैं, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो गद्य संबंधी उन्होंने जो दिया है कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। देखो, हमने यहाँ जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो गुण है, वहाँ उनके गुणों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। अब तो यहाँ हम देखेंगे कि ईमानदारी के साथ साथ सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख कातरता, ये 5 गुण को उन्होंने बहुत ही सजगता से उजागर किए हैं। हम देखेंगे पाठ में क्या लेखक ने दिया है। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, साक्षात प्रतिमूर्ति है कैसे, इसकी जानकारी देख रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की। देखिए पाठ में सुनील शास्त्री जी ने क्या दिया है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसके पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। देखो, एक प्रधानमंत्री के बेटे थे सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री, उनकी लड़कियां। लेकिन बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कि जब वो जीवित थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तभी अपने बेटों ने, अनिल, सुनील शास्त्री ने कभी कमी नहीं देखी जीवन में। उनके न रहने के बाद मुझ पर क्या बीता। देखो, एक प्रधानमंत्री के बेटे होने के कारण उन्हें बैंक में नौकरी तक करनी पड़ी। देखो, आजकल हम देखते हैं कि ऐसे उदाहरण बहुत कम देखे जाएंगे, है ना। सीधा सादा अगर कोई इंसान अधिकारी की तौर पर काम करता हो, देश सेवा करता हो, या कोई नेता काम करता हो, लेकिन वो बहुत ही अपने परिवार के लिए कुछ कर बैठता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम सीधा सादा जीवन अपनाते थे, जीते थे। उनके बेटे ने प्रधानमंत्री पद से जब वो निवृत्त हो गए, यानी कि वो पद उन्होंने समझो कि ये कर दिया, वो पद से नहीं रहे। लेकिन जब वो उनकी मृत्यु हो गई, है ना, कुछ कारणवश, उनके चले जाने के बाद उनके जो बेटे हैं सुनील शास्त्री, उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। एकदम सीधा सादा परिवार के व्यक्ति वो बने रहे। और जब वो उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे, उस समय गृह मंत्री को, आगे देखिए, पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। तो सुनील शास्त्री अपने पिताजी जब प्रधानमंत्री बने तब संस्मरण में लिखते हैं कि मुझे लगता था कि पुलिस मंत्री यानी गृह मंत्री होने के नाते और आगे चलकर जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बने, देश के सर्वोच्च पद पर जब विराजमान हो गए, तब मुझे लगता था कि हमें एक छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। उनके विचार थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बेटा था और वो अपने दिल में ख्वाहिश करना, जिद करना बहुत ही सामान्य बात थी। लेकिन आगे देखो, इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी थी वो
प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाना आना करने के लिए थी, लेकिन उन्हें भी लगता था कि ऐसी गाड़ी मैं चलाऊं, मैं अपनाऊं, और ये स्वाभाविक तौर पर ठीक लगता था। लेकिन देखो, एक दिन का मौका मिल गया कि समझो कि वो इम्पाला शेवरलेट उन्हें कार्यालय में जाना आना करने के लिए थी, वह चलाने का मौका मिल गया, क्योंकि उनके हृदय दिल में लगता था कि ये गाड़ी मैं कब चलाऊं। और ये सामान्य बात है कि कोई अगर नेता का इतना बड़े नेता का बेटा अगर कोई बात अपनाए, उन्हें लगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक दिन मौका उन्हें मिल गया, धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी और ऑर्डर देने की। देखो, हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। देखो, जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे साहब, उनको इन्होंने कहा और कहा कि ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस तक आ जाए। और 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। देखो, सुनील शास्त्री ने कहा कि हम दोनों भाई भाई है ना, एक मौका मिल गया था बड़ी गाड़ी में बैठने का, मित्र के यहाँ जाने का, वहाँ डिनर पर वो जाने की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा, जैसे ही ऑर्डर दी, गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे हैं और प्रधानमंत्री की यानी सब बात मानते हैं। वैसे ड्राइवर ने, निजी सचिव ने उनकी बात मानी और गाड़ी आ गई। तो अनिल भैया ने कहा कि तुम ही गाड़ी चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से भी चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। देखो, ड्राइवर को साथ न वो नहीं ले गए, बल्कि स्वयं दोनों भाई एक मित्र के यहाँ बर्थडे पर चले गए और तुम आराम करो, बैठो, ऐसा कहकर वो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी ले गए। क्योंकि उस गाड़ी का आनंद ही कुछ और था, और वह गाड़ी प्रधानमंत्री की गाड़ी थी। हमें भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था, इसीलिए वो गाड़ी लेकर गए। आगे देखिए, गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। देखो, यानी कि इतनी आलीशान शानदार भव्य अगर गाड़ी में बैठकर अगर कोई किसी मित्र के यहाँ जाने का अगर मौका मिलता है अनिल और सुनील शास्त्री को, तो उनके बदन में झुरझुरी यानी कंपी कंपी एक सिहरन सी दौड़ गई। झुरझुरी यानी सिहरन, कि ऐसा लगने लगा कि वाह, आज हमें लगता है कि हम प्रधानमंत्री के बेटे हैं। और वो इतना आनंद महसूस करने लगे, अपने आप को धन्य समझने लगे कि अरे भाई कि आज हम देखो एक अच्छा महसूस करने लगे हैं। जिसके आगे देखिए, जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। देखो, जिस मित्र के यहाँ खाना था वहाँ उन्होंने गप्पे लगाई, खाना खाया, और बातचीत में उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा, बल्कि वो देखो इतने में बहुत समय होने के बाद बाबूजी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री अपने कार्यालय से घर लौटे। और देखो, इनके मन में चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। आगे देखो, वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। जैसे ही वो देर रात अपने घर आए अनिल और सुनील शास्त्री, और उन्होंने उतर कर गेट तक आए और संतरी को हिदायत दी, संतरी यानी द्वारपाल पहरेदार, उसको हिदायत दी यानी कि सलाह दी, सलाह मशवरा किया और कहा, अरे गेट की अगर आवाज़ आने लगी तो गेट बंद मत करो, खुला रहने दो, ताकि पिताजी को डिस्टर्ब न हो जाए, पिताजी न नींद में से उठे। इसीलिए उन्होंने, और सैल्यूट वैल्यूट भी नहीं करना। क्यों?
क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, अगर वो द्वारपाल सैल्यूट नहीं करता तो वो अपमानित हो जाएंगे, ऐसा न लगे इसलिए द्वारपाल को उन्होंने बता दिया कि सैल्यूट नहीं करना। अगर सैल्यूट किया तो तुम्हारी आवाज़ से फिर वो जाग जाएंगे, क्योंकि चुपके से आकर उन्हें घर में घुस जाना था, इसीलिए ऐसे ही रहने दो गेट। और बाबूजी का डर था। सैल्यूट वैल्यूट यानी क्या, ये शब्द युग्म है, सैल्यूट वैल्यूट। आगे देखो, बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी। देखो, यानी कि सैल्यूट का अगर आवाज़ आया तो बाबूजी का डर होने के कारण वो उठ जाएंगे, और फिर नींद में से, अगर नींद उनकी टूटी, नींद में से उठे तो फिर एक बड़ा चर्चे का विषय होगा। इसीलिए उन्होंने अपने संतरी यानी द्वारपाल को कह दिया। देखो आगे कि फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा ही कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? देखो, बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। देखो, यानी कि जैसे ही पिछले दरवाजे से, किचन के पिछले दरवाजे से अनिल और सुनील शास्त्री अपने घर में गए, और माँ ने देखा, माँ ने पूछा कि मैंने बाबूजी को बता दिया। सुनील ने कहा कि देखो बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं? माँ ने बता दिया कि बाबूजी आ गए कब के, वो सो गए हैं, अब मैंने उनको बता दिया है। देखो, यानी कि सब मामला अनिल और सुनील शास्त्री, देखो जैसे ही घर पहुँचे तो उन्हें लगने लगा कि देखो माँ ने सब कुछ बता दिया है। अब थोड़ा माँ ने हिसाब से बता दिया होगा, हमें डरने की बात नहीं है, सुबह तक सब मामला दफा रफा हो जाएगा। यानी कि हमें माँ के आड़ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे देखिए, आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबू जी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। देखो, यानी कि सुनील शास्त्री ने कहा माँ जी से कि देखो हम देर रात लौटे हैं, हमारी नींद खराब न हो जाए, इसीलिए आप, मेरी हिदायत है कि, यानी सलाह, क्या सलाह थी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। चाय वगैरह पूछने के लिए, है ना, इसीलिए कमरे में मत भेजिएगा ताकि हम देर रात लौटे हैं, हमारी नींद खराब न हो जाए। और बाबूजी के डर से इन्हें सोना ही था। जब बाबूजी कार्यालय में नहीं जाते तब तक इन्हें सोना ही था, ताकि कोई नौबत खड़ी न हो जाए, इसीलिए। आगे देखिए, पन्ना पलटिए। आगे देखिए, हमने पन्ना पलट लिया है। देखो, अब रात देर हो गई, पन्ना नंबर 69 पर। सुबह देर तक सोना होगा। देखो, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। देखो, नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। देखो, 5:30 या पौने 6 बजे ही दरवाजे पर दस्तक मिली। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी नींद टूट गई, ये सुनील शास्त्री कहते हैं। और वहीं से उन्होंने बड़ी तेज आवाज़ में थोड़े गुर्राते हुए कहा, अरे देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो, क्यों नींद हराम कर रहे हो? हाँ, यानी कि मुझे सोने दो। देखो, मुझे लगा कि कोई नौकर चाय पूछने के लिए आया होगा, लेकिन वहाँ खुद स्वयं बाबूजी थे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने की मूड में
दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया। बेध्यानी यानी कि बिना देखो आगे पीछे का ध्यान करते हुए, यानी कि लापरवाही से ध्यान न देते हुए दरवाज़ा खोला और बड़बड़ाता हुआ, क्या बात है, अरे हमें कुछ सोने भी नहीं दे रहे हैं, इतनी जल्दी उठाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा। देखो उन्हें लगा सुनील शास्त्री जी को कि नौकर ही कोई होंगे, लेकिन दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर खुद बाबूजी खड़े थे। और मैंने उन्हें कुछ विचार, कुछ समझदारी यानी कि मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने माफ़ी मांगी और लापरवाही से जो मैंने यानी कि बकबक की थी उसके लिए माफ़ी मांगी। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। देखो यानी कि बाबूजी ने कुछ अपने चेहरों पर यानी कि कुछ मामला दिखाई नहीं दिया और कहा कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है करके सुनील शास्त्री जी को कहा कि चलो हम चाय पियेंगे साथ साथ। हमने कहा ठीक है। बस आगे देखिए, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखो यानी कि बाबूजी ने अपने चेहरे पर कोई बात नहीं यानी कि बताने के मूड में नहीं थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा भी दिखाया नहीं। तो अम्मा ने कहा कि तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए हो, कहाँ चले गए थे? देखो हमें लगा जैसे ही वो सुनील शास्त्री हाथ मुंह धोकर जब तैयार हो गए और उनके साथ टेबल पर चाय पीने के लिए बैठे, तब शास्त्री सुनील को मालूम हुआ कि अरे यहाँ सब राम कहानी अपनी जो है इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर मित्रों के यहाँ गए थे, देर रात तक वहाँ रुके, फिर देर रात आए, है ना, ये सब राम कहानी मालूम हुई होगी। लेकिन बाबूजी ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया, उनसे ही निकलवाना चाहते थे। इसीलिए बाबूजी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, आगे देखिए, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? देखो अरे तुम गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ उन्होंने प्रश्न किया बाबूजी ने, अरे गए कैसे? हाँ जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? बाबूजी को मालूम था, लेकिन उनसे निकलवाना चाहते थे कि तुम मेरे बगैर शेवरलेट गाड़ी क्यों ले गए? देखो मुझे पूछे बगैर तुम गाड़ी क्यों ले गए? देखो यानी कि बोले आप कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है? देखो ये प्रधानमंत्री यानी कि सीधे साधे जीवन अपनाने वाले, जीने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बताया, अरे तुम्हें भी ये हवा लग गई है क्या कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं और तुम भी बड़ी गाड़ी में घूमने फिरने का शौक रख रहे, और तुम इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर गए थे क्या? यानी कि तुम्हें भी वह शौक गाड़ी चलाने का लग गया है क्या? देखो बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। देखो यानी कि बाबूजी
ये इम्पाला शेवरलेट गाड़ी अगर कोई चीफ गेस्ट आया, कोई विदेश का व्यक्ति आ गया, कोई नेता आ गया, तो वह गाड़ी निकलती थी। अन्यथा उस गाड़ी का प्रयोग स्वयं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं करते थे बार बार। देखो, यानी ऑफिस तक जाने के लिए उस गाड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन वो गाड़ी हमेशा बाहर नहीं निकलती थी। और तुमने देखो वो गाड़ी मुझे पूछे बगैर ले गए, इजाज़त के बगैर ले गए। और देखो तुम्हें भी ये गाड़ी चलाने का शौक हुआ है क्या, ऐसा उन्होंने सुनाया। अब देखो आगे, चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग लॉगबुक रखते हो ना? तुम लोग लॉगबुक रखते हो ना? देखो, ड्राइवर को बुला लिया, सुनील ने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि तुम लोग लॉगबुक रखते हो ना, क्योंकि वहाँ हिसाब। देखो आगे, देखो छात्रों, मैंने जैसे ही ड्राइवर को बुला लिया, तब ड्राइवर को बहुत ही उन्होंने पूछा, मैंने ड्राइवर को बुला लिया और पूछा कि तुम लोग लॉगबुक रखते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ। मैं उत्तर दिया, हाँ रखता हूँ, रखते हैं। तो उन्होंने कहा, एंट्री करते हो? यानी कि बाबूजी ने कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? देखो, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, यह विराम चिन्ह के लिए भी परीक्षा में आ सकता है, आईएमपी वाक्य। वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, हिदायत यानी सलाह, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखो, तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को, देखो, तो अम्मा को क्या किया, बुलाने के लिए कहा। और यानी कि ड्राइवर को जब आने, सुनील को बुलाने के लिए कहा, ड्राइवर आए और बाबूजी ने कहा कि तुम लॉगबुक रखते हो? रखता हूँ। तो निजी उपयोग के लिए कितनी गाड़ी इन मेरे बेटों ने चलाई? तो उन्होंने कहा 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई और उसकी जो एंट्री है तुम उस लॉगबुक में करे और अम्मा के लिए बुलाने के लिए कहा। तो आगे देखिए, पन्ना पलटिए, हम देखेंगे आगे। देखो, बुलाने के लिए कहा अम्मा जी, हाँ बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साई साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखो, यानी कि इन्होंने, अपने बेटों ने ये गाड़ी इम्पाला शेवरलेट गाड़ी मित्र के यहाँ ले गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये गाड़ी सरकारी है और ये गाड़ी देखो केवल यानी कि कार्यालय यानी कि सरकारी दफ्तर में जाना आना करने के लिए ही होती है। ये गाड़ी हमारे निजी उपयोग के लिए नहीं होती है। इन्होंने निजी उपयोग किया है, स्वयं के लिए वो गाड़ी, स्वयं के काम के लिए वो गाड़ी ले गए थे। अब साई साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे जमा करवा दे। देखो, एक सामान्य बात, यानी कि जब देखो अगर प्रधानमंत्री के बेटे है ना, 14 किलोमीटर की कोई बात नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा अपने पुत्रों से, बेटों से कि तुमने निजी उपयोग करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया है, अब 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये 40 पैसे है ना, 1484 8 रुपये 40 पैसे के हिसाब से तुम पैसे जमा करवा दो। देखो, अपने पत्नी ललिता देवी से उन्होंने कहा और अम्मा ने वो बात बिना वजह मानी। देखो, इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके, जो रुलाई छूटी
वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो, यानी कि उस ड्राइवर के सामने, उस माताजी के सामने जो प्रधानमंत्री है, अपने बाबूजी है, बड़े देश के पद पर है, इतना रोब रुतबा होने के कारण भी अगर हम अपनी हैसियत से, यानी कि प्रधानमंत्री होने के हैसियत से अगर अपने उपयोग के लिए पिताजी की गाड़ी अगर 14 किलोमीटर ले जाए आए तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूटा। लेकिन ये सीधे साधे जीवन को अपनाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी माने नहीं, और उन्होंने बेटों को सख्त कहा कि तुम 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से रुपए जमा करवा दो। तब ये बात सुनकर, पिताजी की यह बात सुनकर अनिल और सुनील शास्त्री अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे और काफ़ी देर तक वो रोते रहे। देखो, अगला भाग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।